तो हमारे साथ मौजूद है इंदौर नगर एबीवीपी अध्यक्ष, शिक्षावादी, मोटिवेशनल स्पीकर, कवि और ऐसे कई अन्य गुणों से अभिभूषित आदरणीय पुनीत कुमार द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मेरा पहला प्रश्न है कि आपके जीवन की जो ये शुरुआत हुई, शिक्षक बने और राजनेता के तौर पर भी कहीं ना कहीं छात्र सेवा भी कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है, थोड़ी बहुत हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है, प्रलय एवं निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माता है और कहीं ना कहीं शिक्षक होने के नाते यह मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि युवाओं का मार्गदर्शन करने का मौका मिलता रहता है। और इस प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उससे जुड़कर विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन करना ये अपने आप में गर्व की बात है। तो इंदौर पहुंचने की क्या स्थिति रही आपकी? जैसे शिक्षा अन्य राज्य से हुई, फिर आप 2010 में इंदौर आते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, ये तो जीवन की जिसे डेस्टिनी कहते हैं, या डेस्टिनी है। मैं उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, गोरक्ष प्रांत गोरखपुर में, कुशीनगर, जहाँ पे गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली है। और मेरी पढ़ाई पहले तो इनिशियली प्राथमिक शिक्षा जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई। फिर मैं साउथ इंडिया यानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश चला गया, वो तेलंगाना हो चुका है। बाकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी वहीं पे हुई, तो साउथ में हुई। उसके बाद पुनः लखनऊ आना हुआ और लखनऊ से मैंने पीएचडी की, जो वर्तमान में लखनऊ के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनके अंडर मेरी पीएचडी हुई। उस समय वो मेयर हुआ करते थे। और फिर पीएचडी पूरा करने के बाद मुझे इंदौर में जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और इंदौर आके मैंने अपना जो शिक्षक के रूप में पेशा है यहाँ शुरू किया। जिस प्रकार से अभी आप शिक्षक हैं और केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है, जो कि लगभग 34 वर्षों के बाद बदलाव की ओर आगे आई है, तो आपको क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में से कौन सी शिक्षा नीति बेहतर है? अगर है तो क्यों है? देखिए, भारत जो है वो लंबे समय तक दास्ता में रहा है, मुगलों का रहा है और अंग्रेज़ों का रहा है, तो ये समस्याओं को हम झेलते हुए आए हैं। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वो एक दूषित शिक्षा नीति थी, जो भारतीय परिवेश को उसने दूषित किया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी सदा से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध करता रहा है। और 9 जुलाई से यह संगठन 1949 में संगठन प्रारंभ हुआ था और तब से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध हम करते आए हैं। और लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसने भारत को बस क्लर्क बनाया, भारत के लोगों को क्लर्क बनाने की शिक्षा दी। हमारे देश में आपने देखा होगा, इतिहास को पढ़ा होगा, जाना होगा, उसमें कई ऐसे विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों को ध्वस्त किया गया। कई तरह की साजिशें उसमें रची गई जिससे भारत को भारत की संस्कृति से और सभ्यता से दूर किया जाए। और जब भारत को भारत की संस्कृति और सभ्यता से दूर किया गया तो भारत कमज़ोर होता गया। और निश्चित ही वह शिक्षा नीति जो थी वह एक दूषित और एक षड्यंत्रकारी शिक्षा नीति थी, जो भारत को पिछले 34 वर्ष जैसे आप कह रहे हैं तक चली है और एक लंबे समय से वो प्रभावित करती रही है। और जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि जो रोजगार की समस्याएं वगैरह है, सब उसी के परिणाम है। अच्छा, जिस प्रकार से शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है तो आपका मानना है कि बेहतर कार्य है, लेकिन वहीं जैसे स्कूल शिक्षा की बात करें तो वहाँ अब पैटर्न बदल दिया गया है, 5+3+4 की कर दिया गया है। देखिए, शासन ने, केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस समय लॉन्च किया है, और निश्चित ही यह एक बहुत ही एक इनोवेटिव अप्रोच है। और जो 5+3+3+4 का जो कंसेप्ट है, और इसमें कई बिंदु जो महत्वपूर्ण हैं कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा तक की जाएगी, जिसमें लोकल लैंग्वेजेस को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी लगातार अनेकों वर्षों से यह एक आंदोलन कर रही है कि प्रारंभिक शिक्षा तो कम से कम रीजनल लैंग्वेजेस में, लोकल भाषा में हो, जिससे कि एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हो जाता है। समस्या ये है कि हम पहले अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी को समझते हैं, फिर हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम लोकल भाषा में पढ़ेंगे, लोकल भाषा में लिखेंगे, लोकल भाषा को जानेंगे, तो हमें एक और एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा बीच पढ़ाई में, अपनी बीच क्लास में अगर स्टेट चेंज करता है, यहाँ वो दूसरी भाषा पे पढ़ाई कर रहा था, वहाँ दूसरे राज्य में जाएगा, वहाँ दूसरी पढ़ाई करनी होगी दूसरी भाषा में, तो क्या वहाँ पे समस्या नहीं आएगी? नहीं, देखिए, समस्या तो ये आज भी है। उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश से अगर कोई व्यक्ति पढ़ के जाता है, अभी भी साउथ में जाता है,
तो वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में तेलुगु या तमिल या मलयालम या कन्नड़ पढ़ना पड़ता है। तो ये समस्या वो अभी भी है। वही सर, उच्च शिक्षा में जिस प्रकार से बदलाव आएंगे वो आपको कितने महीने तक सही लगते हैं और किस प्रकार से वो प्रभावी होंगे? देखिए, उच्च शिक्षा में तो बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। जो रिसर्च फाउंडेशन की बात की जाती है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसका एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिससे अब हर उच्च शिक्षा संस्थान जो है वो गवर्नमेंट से ग्रांट ले सकता है और शोध को बढ़ावा दे सकता है। भारत में इसमें आवश्यकता शोध की है, क्योंकि अब जो हम विदेशों में या कई देशों से जो हम इम्पोर्ट वगैरह बैन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा चाहिए कि हमारे यहाँ खुद के लोग इनोवेटिव हों। और जो शिक्षा नीति है वो यही कह रही है कि हर स्तर पे आप उच्च शिक्षा में आप देखते हैं कि जैसे पहले 3 साल का डिग्री प्रोग्राम हुआ करता था या 4 साल का होता था, तो 3 साल में ये है कि आपको 3 साल पूरा करना है। 3 साल जब तक आप पूरा नहीं करेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन अब यह है कि प्रथम वर्ष अगर आपने पढ़ लिया और आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, आपकी इच्छा है कि कुछ इनोवेटिव आइडिया, एक स्टार्टअप का आइडिया आपके ब्रेन में आता है, तो आप चाहते हैं कि अब ये आइडिया को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ तो ये मेरे देश के लिए अच्छा होगा और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, तो आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके छोड़ सकते हैं। सेकेंडरी तक अगर आप पहुंच गए तो आप डिप्लोमा करके छोड़ सकते हैं। 3 साल आप करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। तो यानी हर एक स्तर पे एक एग्जिट का ऑप्शन है, जिससे कि हमारे इनोवेटिव अप्रोच, जो स्टूडेंट्स की इनोवेटिव अप्रोच है, अगर वो कहीं जैसे आप बोलते हैं तबादला भी हो गया तो 1 साल में तो हो सकता है, लेकिन 3 साल के लिए फंस गया तो इशू हो जाएगा। सर यहाँ पर जैसे आपने बताया कि रिसर्च प्रोग्राम के लिए एक बेहतर फायदेमंद कार्य हुआ है, तो सर जहाँ बजट की बात करें कि जीडीपी का भी 6% कर दिया गया है, सर गवर्नमेंट का ही डाटा है कि जीडीपी का या फिर जो बजट का सिर्फ 0.7% ही रिसर्च वर्कों में उपयोग किया गया है। तो क्या इतने कम बजट में बेस्ट रिसर्च निकल कर सामने आ पाएंगे विद्यार्थियों के? क्या सरकार बजट प्रोवाइड कर रही है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ये बजट जो है ये इनिशियल स्तर पे है ना, अभी हम प्रारंभिक बजट की बात कर रहे हैं, ये प्रारंभ हुआ है। तो आगे जैसे जैसे आवश्यकता, जैसे अभी गवर्नमेंट ने, जो नीति आयोग ने जो प्रारंभ किया था अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन क्या करता है, स्कूलों में टिंकरिंग लैब की प्रारंभ ऑलरेडी हो चुका है। यानी स्कूलों में बच्चों को रोबोटिक्स सिखाए जा रहे हैं, आज से नहीं, 3-4 साल 5 साल पहले से ही। तो ये चीज़ें कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर्स आ गए हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है। सर वही नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को प्रमोट किया गया और बहरहाल कोरोना काल के कारण ऑलरेडी नई ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को चालू कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अभी कई भी ऐसे तबके हैं, कई क्षेत्र हैं, गाँव का लोकल एरिया है जहाँ पर बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए सुविधा ही नहीं है, माध्यम ही ना तो लैपटॉप है ना मोबाइल है, अगर है तो फिर मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है, डाटा रिचार्ज। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है? क्या सरकार का उस पर भी कोई ध्यान गया आपका? बिल्कुल, ये समस्या तो है। यह चूँकि ये पेंडेमिक टाइम है, ये एक आपदा है जो सबके लिए है, और इस समय पे जो ऑनलाइन कक्षाएं चल पा रही हैं उसमें कई तरह की ऐसी समस्याएं भी आ रही हैं जो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं। चूँकि हम तो छात्र संगठन हैं और हम राष्ट्र की चिंता करते हैं और हमारे प्रत्येक स्टूडेंट की हम चिंता करते हैं, तो यह एक इसमें समस्या थोड़ी, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे नेटवर्क वगैरह की तकलीफ आ रही है, और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि वित्तीय स्थिति, अगर कोई गरीब परिवार का छात्र है तो उसको समस्या आ रही है। इसके बारे में शासन को कुछ विचार करना चाहिए, और निश्चित ही इसके बारे में कुछ डिजिटलाइजेशन का ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी वाईफाई या इस तरीके से कोई चीज़ इनोवेटिव तरीके से लॉन्च किया जाए। सर वर्तमान में अभी जो प्रदेश में उपचुनावों की स्थिति बन रही है उस पर क्या कहना कुछ आपकी तरफ? आप एक शिक्षाविद से उपचुनाव की बात कर रहे हैं, हम तो छात्र संगठन हैं, छात्र राजनीति की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं नागरिक होने के नाते या प्रदेश का नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते निश्चित ही हम चाहेंगे कि एक सुदृढ़ सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात करे, जो एक राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने की बात करे, और युवाओं की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए, देश के लोगों की समस्याओं, प्रदेश के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करें। ठीक है सर, अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, उस पर कोई दर्शकों को कोई अपील करना चाहे या फिर किसी भी आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो हमारे माध्यम से कहना चाहें तो प्लीज़ सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में प्रारंभ में 2 महीने लगभग में भी कोरोना जो कोविड वार रूम है उसका कोऑर्डिनेट किया है। कोऑर्डिनेशन के रूप में मनीष सिंह जी के साथ मिलकर हम लोगों ने एक स्पेशल कोविड टीम बनाई थी, जिसमें 150 के आसपास स्टूडेंट्स थे। तो हमने भी 2 महीने अपना श्रमदान किया है और समाज की सेवा करने की प्रयास किया है। तो अभी स्थिति ऐसी है कि हम यही समय है कि हम जितनी सेवा कर सक पाएँ या अपने स्तर पे, अभी जो शासन की ओर से निर्देश हैं कि हम सैनिटाइजर का उपयोग करें, हम मास्क लगाएं जब हम 3-4 लोग हों या दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सक पाएँ, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। SMS को हम ध्यान रखें। SMS जो है S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क और S फॉर सैनिटाइजेशन। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखें, अपने परिवेश को सुरक्षित रखें, आप सब लोग सुरक्षित रहें और अपने
और उस समय का वेट करें कि हम जल्दी वो वैक्सीन आ सक पाए और हम लोग उससे बच सक पाएँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।